नमस्कार दोस्तों, आज की पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी पाठक। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान बैठी हैं जिनके लिए मैं एक शायरी लिखी हूँ, उसी के द्वारा बताऊँगी। ताज मिस एशिया का हो या महाकुंभ का पावन दृश्य, हर जगह बिखेरती हैं वो अपनी कला और दृश्य। खूबसूरती से चेहरे से नहीं, कर्म से झलकती हैं। तान्या मित्तल हर जगह बसती हैं। कैसी हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये कितनी खूबसूरत शायरी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ में मुझे वो बात दिखी कि इतनी सुंदर लग रही थी। मुझे बाद में याद आया कि आप मेरे बारे में बोल रहे हो। हाँ, मैं आपके लिए। तान्या मित्तल की हर अदा दिखती है। थैंक यू शिल्पी, थैंक यू। थोड़ी सी आपसे कम सुंदर हूँ, पर नहीं, सुनने में बहुत अच्छा लगा। सुंदर है। मैं नहीं सुंदर हूँ, आप ज़्यादा सुंदर हो। आप अपना परिचय दो मुझे, मतलब कहाँ से हो, आपने क्वालिफिकेशन क्या की है हमारे चैनल के द्वारा। शिल्पी, ये बहुत लंबा सवाल आपने मुझसे पूछ लिया क्योंकि अपने बारे में बताना शब्दों में मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी लंबी प्रोफाइल हो गई है अब मेरी। मिस एशिया टूरिज्म में रही 2018 जी। उसके साथ एजुकेशन जो आप कहेंगे, मैं सिर्फ एक 12th पास लड़की हूँ। मैं कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था, आर्किटेक्चर में मेरा सिलेक्शन हुआ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। पर मुझे वहाँ पर अपने कॉलेज में सपने आते थे कि मैं लाखों लोगों की मदद कर रही हूँ कहीं पर खड़े होके, और उन सपनों के पीछे भागने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। मैं ग्वालियर वापस आ गई। उसके बाद मैंने NGO स्टार्ट किए जिसमें हम 300 के ऊपर गर्ल्स की एजुकेशन फंड कर रहे हैं। 100 काउज हमने अडॉप्ट किए हैं। 150 डॉग्स के लिए हम काम कर रहे हैं जो हमारे खुद के शेल्टर होम में रह रहे हैं। उसके अलावा मैंने 4 प्लांट्स लगाए हैं ग्वालियर में। हम टेक्सटाइल्स में हैं, गिफ्टिंग में हैं। तो अच्छे एक स्टैब्लिश्ड बिजनेस वुमन भी आप कह सकते हैं, उसके साथ मिस एशिया टूरिज्म भी कह सकते हैं, उसके साथ एक इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं जो कोशिश कर रही है कि भारत की संस्कृति और धर्म को एक बहुत सुंदर, अच्छे और रॉयल तरीके से पूरी दुनिया को दिखाया जाए। तो जब आप मिस एशिया का टाइटल जीती 2018 में, उसके बाद आपने क्या अनुभव, क्या फील किया अपनी लाइफ में कि अब मुझे क्या करना चाहिए? शिल्पी, मिस एशिया टूरिज्म बनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि पहले मुझे एज एन एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी पे फोकस करना चाहिए। मिस एशिया करके मुझे बहुत ऑफ़र आए, फिल्म्स के, मूवीज़ के, सॉन्ग्स के, पर मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा जो टैलेंट है वो कैमरा नहीं दिखा सकता। उसके लिए, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को एम्पावर करना चाहती थी और उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। तो पहले मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया एज अ बिजनेस वुमन, जिससे मैं वहाँ के लोकल लोगों को, आज हम करीब 250 से ऊपर विमेन को ही फंड कर रहे हैं और उनको रोज़गार दे रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज़ में। तो पहले महिला सशक्तिकरण पे मैंने काम किया, अपने सशक्तिकरण पे काम किया कि जब मैंने अपना बैकएंड स्ट्रॉन्ग कर लिया, नॉलेज गेन कर ली, इंडस्ट्रीज़ लगा ली, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ब्रांड्स पे काम करने की जगह मुझे अपने धर्म पे काम करना चाहिए। क्योंकि लोग इन्फ्लुएंसर बनते हैं, फिर पैसे कमाने के लिए हमें ब्रांड्स करना होता है और ये सब हम करते हैं, सॉन्ग्स करते हैं, मूवीज़ करते हैं, पर मैं पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ कुछ भी। तो आप मूवी में नहीं जाना चाहेंगी? नहीं, मैं बॉलीवुड आएगा तो? नहीं, मेरे पास बहुत ऑफर थे और वो कभी मेरा टारगेट नहीं रहा, आज भी नहीं है। मैं ग्राउंड पे काम करना चाहती हूँ, लोगों से मिलना चाहती हूँ, लोगों की मदद करना चाहती हूँ, अपने धर्म को प्रमोट करना चाहती हूँ, क्योंकि मंदिर आपको पैसा थोड़ी देंगे प्रमोट करने का, तो वो काम हर कोई नहीं करता। सब लोग चाहते हैं, कमर्शियल हो गए हैं, आज कोई फेमस हो जाए उसे एक इंटरव्यू के लिए भी पैसे चाहिए। मैं किसी चीज़ का कोई पैसा चार्ज नहीं करती, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स के लिए फंड्स हैं, पर आप कहीं भी पूछ लीजिए, मैंने आज तक 1 रुपये कहीं से नहीं लिया है। मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ अपना सनातन धर्म प्रमोट करने के लिए कर रही हूँ, एंड आई एम डूइंग इट एब्सोल्युटली फॉर फ्री। तो आप महाकुंभ में आए, इतनी जगह विजिट की, तो आपका अनुभव कैसा रहा महाकुंभ में? देखिए, महाकुंभ जो है ना, इट क्लेंजेस यू फ्रॉम इनसाइड। दिस इज़ नॉट अ 1 डे थिंग और अ 2 डे थिंग। ये एक जर्नी है। हर व्यक्ति को कुंभ से कुछ नया सीखने को मिलता है, वो कुछ और वापस लेकर जाता है। जैसे मुझे ऐसा लगता है, जब आप प्रयाग की नगरी में पैर रखते हैं, तीर्थों का राजा है, तो इस नगरी में पैर रखते हैं जब आप, तब आप कोई और होते हैं, और यहाँ से जो आप ज्ञान वापस लेकर जाते हैं, या यहाँ आप जो देख कर जाते हैं, क्योंकि जैसे वो एक कांटे वाले बाबा बहुत वायरल हुए थे, हाँ, है ना, उनका मैंने एक इंसिडेंट भी देखा जहाँ एक बच्ची उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि मैं एक्सपोज करूँगी, मैं ये करूँगी पैसों को लेके। हाँ, पर मेरा पर्सपेक्टिव आप देखें तो मुझे ऐसा लगा,
कि क्या मैं उनके जितना दर्द सह सकती थी। चलो कांटे भी अगर नकली हो तो जो वो धूप में अपना डमरू बजा के शिव जी का जाप कर रहे हैं और पानी भी नहीं पी रहे हैं, एक जगह पे बैठे, चलो 5 घंटे तक क्या आप और मैं इस सीट पे बैठ सकते हैं? नहीं। तो जब हम उनके जितना कर ही नहीं सकते, अच्छा या बुरा जो भी, तो हम उन्हें जज कैसे कर सकते हैं? यहाँ से मैंने सीखा संयम। यहाँ जो लोग हैं जिन्हें 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, तो वो भी तो राम जी का नाम लेने, गंगा में उनका स्नान करने के लिए ही कर रहे हैं ना। तो वो आपको बहुत सारा पेशेंस सिखाता है, और ये भी सिखाता है कि हम कितना रोते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। मेरे पास अच्छी मर्सिडीज़ नहीं हुई, मेरे पास पैसे नहीं हुए, मैं भूखा हूँ, मैं खा नहीं रहा। इन लोगों को देखो ना यार, सच में मुझे अपने कष्ट तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मैं आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन। मुझे लग रहा है मुझे ईश्वर ने जितना दिया है मैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड पेश करूँ। और आज के बाद मतलब ये कुंभ में मैंने प्रण लिया है कि मैं कभी अपनी किसी चीज़ को लेकर कंप्लेन नहीं करूँगी अब, क्योंकि इतने सारे लोग इतना कष्ट सह रहे हैं भाई। हम तो जब कुछ आपने नहीं कर कुंभ रहे। की बात की और महाराज जी की बात की, तो यहाँ पे मैं कुछ और बात रखना चाहूँगी। जैसे अभी आईआईटी बाबा और हर्षा जी के बारे में आप क्या कहेंगी कि वो सनातन धर्म में हर्षा जी भी आई हैं और आईआईटी बाबा चारों तरफ न्यूज़ में चल रहे हैं, आपने भी शायद वीडियो देखी हो, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगी? यार वैसे मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल व्यक्ति हूँ ही नहीं। मुझे थोड़ा बहुत तो बोलेंगी ना, थोड़ा बहुत तो होगा। नहीं, मुझे किसी में कुछ नेगेटिव दिखता नहीं है, क्योंकि मैं एक बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। तो मैं हर चीज़ में अच्छा ढूंढने की कोशिश करती हूँ। बट रहा सवाल हर्षा का, आई जस्ट फील कि जो हमारा धर्म है उसको फैंसी ड्रेस नहीं बनाना चाहिए। जस्ट वो उस पे बैठे रथ पे, तो वो तो महाराज श्री की आज्ञा से ही होगा, उसके बिना तो नहीं होंगे। तो गुरुदेव की आज्ञा को मैं सवाल नहीं उठा सकती कि क्यों बैठी, क्या बैठी। भाई जिनका रथ है वो हमसे इतने बड़े हैं, तो मैं उस पर सवाल नहीं उठाऊंगी। बस द फैंसी ड्रेस थिंग कि हम जैसे भगवा पहन रहे हैं या जो वेशभूषा है, वो बहुत सिद्ध संतों की और साधुओं की है जो दिन भर सिर्फ ईश्वर का नाम लेते हैं। बस वो मुझे लगा कि उस आउटफिट का मुझे थोड़ा सा लगा कि उसको अवॉइड कर देते। बाकी मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जितना भी भगवान का जाप करे, चाहे 10 बार करे, 10 माला करे, चाहे 100 माला करे, कर ही रही है ना, तो इवेंचुअली 6 महीने तक वो ये करेंगी, धर्म से जुड़ी रहेंगी, चाहे किसी भी मकसद से। हिंदू धर्म में और हमारे ईश्वर में ये शक्ति है कि आज कोई यहाँ कुंभ में सिर्फ फोटोग्राफी करने भी आता है ना, तब भी उसको भगवान पे भरोसा हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ से वापस ही भगवान भरोसे जाता है। तो आप भगवान को अपने मतलब के लिए यूज़ करो, चाहे पूजा फोटो के लिए करो, वीडियो के लिए करो, आप 6 महीने करो, वो आपको अंदर से चेंज करती है। एक दिन आकर आपको भरोसा हो ही जाता है। और आईआईटी बाबा के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका भी मैंने नाम लिया है। आईआईटी बाबा इज अभय सिंह जी, है ना? हाँ, अभय अच्छे व्यक्ति होंगे भाई, मैं तो मिली नहीं हूँ। वो भी चलो शिव जी का बहुत जाप कर रहे हैं, तो आई गिव हिम दैट कि वो फेमस हुए हैं, तो हो सकता है उन्हें देखकर और बच्चे जो नहीं कर रहे वो शिव जी का जाप चालू कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सब कुछ अब जानते हैं, उनके पास पूरा ज्ञान है, क्योंकि संस्कृति हमारी जो है सनातन धर्म का भी ज्ञान है, और वो आईआईटी बाबा है तो उन्हें एजुकेशन का भी ज्ञान है। शिल्पी देखें, पूरे कुंभ में ना लाखों साधु हैं, संत हैं जो कई सालों से तपस्या कर रहे हैं। और जो हम धर्म का ज्ञान है ना, वो किताबों में नहीं मिलता। आईआईटी में धर्म का ज्ञान नहीं मिलता, धर्म का ज्ञान मिलता है तप, साधना। उनका कहना है कि अब उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलेगी, वो दुनिया बनाएंगे, एक अलग दुनिया बनाएंगे, वो ऐसा कह रहे हैं इंटरव्यू में। अच्छा, तो उस दुनिया में शायद वो अकेले ही होंगे ना जो वो दुनिया बनाएंगे। देखिए, हिंदू सनातन धर्म के ना 4 पाए हैं: धर्म, तप, दया और दान। वो चारों चीज़ें हम में से कोई भी कर ले तो हम सब साधु ही कहलाएंगे, और वो हर कोई नहीं कर सकता। एंड जो बड़े साधु होते हैं ना, यहाँ तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भी हैं, आज बागेश्वर धाम भी पधारे हैं, सब लोग हैं। वो खुद कभी ये नहीं कहते कि मुझे सब आता है, मैं ही हूँ जो हूँ। तो जब इतने बड़े बड़े गुरु ये बात नहीं कह रहे, तो आई थिंक किसी को भी ऐसा क्लेम नहीं करना चाहिए कि उन्हें सब कुछ आता है। हिंदू सनातन धर्म इतना वास्ट है व्हेन इट कम्स टू नॉलेज इन द डेप्थ्स, नोबडी कैन नो द डेप्थ ऑफ इट एंड एंड ऑफ इट। परसेप्शंस है, और यही तो भारत की खूबसूरती है कि जो जो चाहे बोल रहा है, हम बोलने देते हैं, हम सुनते हैं, समझते हैं। और वही फेम कर रहे हैं, वही लाइट लैम्प कुछ ऐसा वो लैम्पलाइट में है
देखिए अच्छी बात है। मुझे लगता है कि सालों तक आदमी प्रार्थना करता है कि उसको लाइमलाइट मिल जाए, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ। मैं डिनाई नहीं करूँगी कि मैं भी फेमस होना चाहती हूँ, हर कोई चाहता है, एवरीवन। चाहे जो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं वो भी प्रे करते हैं काश इसकी जगह हम फेमस हो गए, है ना। तो ये कुछ चीज़ें नियति की हैं, ईश्वर ने लिखकर भेजा था, उनका समय चल रहा है अच्छा कि उन्हें फेमस होना था, भाई अच्छी बात है। अब वो इस फेम को सस्टेन करें, सही मार्ग में यूज़ करें, आई थिंक मैं वो प्रे करूँगी। क्योंकि फेमस बहुत लोग होते हैं, 3 दिन होते हैं उसके बाद घर बैठे होते हैं, वो ना हो बस। क्योंकि फेमस होने के बाद जब घर बैठना पड़ता है वो बहुत दुखदाई होता है। अरे तो मैं आपसे एक क्वेश्चन आपकी पर्सनल लाइफ में जाके करूँगी, प्लीज़। आपको शादी कैसे लड़के से करना है? मैंने बहुत सी रील्स देखी है, क्योंकि क्रश तो बहुत है आपके, बहुत इंस्टाग्राम पे मैसेज करते, कमेंट्स पे भी मैंने देखे। तो आप कैसा लड़का चाहती हैं? देखिए मैं बहुत क्लियर हूँ एज अ पार्टनर। मैंने ये बात पहले भी बोली है कि मेरा जो पार्टनर होगा वो बेरोजगार होगा, उस पर कोई काम नहीं होगा, एजुकेटेड नहीं होगा, 12th पास होगा, मैं भी 12वीं पास हूँ तो वो भी चलेगा। मुझे ना मुझे पढ़ाई से मतलब है, ना पैसे से मतलब है, ना फेमस कोई व्यक्ति चाहिए, ना मुझे लुक्स चाहिए कि भाई मैं सुंदर हूँ वो भी सुंदर हो। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो भी पार्टनर हो वो बस बहुत अच्छा इंसान हो, उसके पास लोग जाएँ तो उन्हें अच्छा लगे उससे मिलकर, बहुत वेलकमिंग हो हर किसी के लिए, और वो आँखों में वो चार्म होना चाहिए कि हम अपनी आखिरी सांस तक लोगों की मदद करेंगे, किसी से बुरा नहीं बोलेंगे, सबका अच्छा अच्छा करेंगे। बस सिंपल अच्छा सा व्यक्ति मुझे चलेगा। बाकी अगर जैसे खराब आदतें भी हो, जैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी करता हो, तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा चाहिए जो प्याज लहसुन नहीं खाता हो, बहुत सारे वो नाटक हो, नहीं। आई वॉन्ट जैसा भी हो मुझे चलेगा। आई विल हेल्प हिम चेंज, आई विल लेट हिम नो कि कैसा हमारा धर्म है या मैं कैसी लाइफस्टाइल जीती हूँ, बट मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। बस इंसान अच्छा होना चाहिए। आप ये बात बोलती हैं, इंस्टा में ढेर सारे लड़के लाइन करते, तो उसमें से कैसे चूज करेंगे? स्वयंवर होगा फिर ऐसे? यार इंस्टा से चूज करना पड़े, मैं भगवान से दुआ करूंगी ऐसा दिन ना आए क्योंकि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया इज अ वेरी टॉक्सिक वर्ल्ड। जो दिखता है वो सच नहीं होता। रील और रियल में बहुत डिफरेंस है जी। और इंस्टाग्राम में एक बहुत बुरी बात यह है कि हम पूरी जिंदगी सिर्फ दिखाने में कि हम ये हैं हम वो हैं, हम अपनी खुद की आइडेंटिटी खो देते हैं, है ना। कि जैसे मैं कोशिश करूं कि नहीं शिल्पी मैं बहुत सिंपल लड़की हूं, मैं सिंपल वाइट सूट कुर्ता पहन के आ जाऊंगी यहाँ अंदर, मैं कर ही नहीं पाऊंगी शिल्पी। मैं नहीं हूँ सिंपल लड़की, मुझे बहुत अच्छा लगता है तैयार होना, मुझे ओवर ड्रेस होना बहुत अच्छा लगता है शिल्पी। मैं सिंपल बर्थडे पार्टी के लिए भी पूरी रानी जैसे तैयार होती हूँ, दैट इज़ मी शिल्पी। रानी लगती भी है तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपनी आइडेंटिटी ना खोएं सोशल मीडिया पे कूल बनने के लिए। तो अभी कोई लाइफ में नहीं है आपके? ये लोगों को बहुत जानना है, मैंने देखा है अभी भी जानना चाह रहा है कि मैम की लाइफ में कोई है या नहीं है। नहीं अभी तो नहीं है शिल्पी फ़िलहाल, कि अभी मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया है इसके ऊपर कि शादी करनी है किससे करनी है। तो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरी बहुत बहुत मदद की है इस जर्नी में, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो लेट्स सी। मेरी इच्छा तो यही है कि कोई बहुत सिंपल सा बनिया ब्राह्मण, कोई बिल्कुल सादा सा व्यक्ति मुझे मिल जाए, और हम आई थिंक हम ज़रूर पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि कैसे सिंपल अच्छे से लोग धर्म को भी प्रमोट करते हैं, लोगों की भी मदद करते हैं। कब कर रही हैं शादी? छोड़ दो मुझे नहीं जानना है मुझे, बहुत लोग जानना चाह रहे हैं, इसलिए आई थिंक 2025 इज़ द ईयर जहाँ मैं सोच रही हूँ दैट आई विल गेट मैरिड, बिकॉज शादी में हाँ पक्का। और मैं ये सोच रही हूँ कि अब शादी में भी रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए, इस पे भी लोगों को एक ब्लॉगर चाहिए, है ना। क्योंकि आजकल एक ये भी बड़ा चल रहा है कि लड़कों से दबना नहीं है, उनके लड़के के लिए कुछ नहीं करना, उसी को लड़की की सेवा करनी चाहिए, लड़कियों का बड़ा वो होना चाहिए अपने ससुराल में। बहुत ज़्यादा ड्रामा आजकल चल रहा है कि फेमिनिज्म के नाम पर हम इक्वालिटी नहीं मांग रहे, हम ये चाह रहे हैं कि वी शुड बी अबव आवर पार्टनर। तो आई थिंक उसके ऊपर भी एक ब्लॉगर चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी दैट आई बिकम अ गुड रिलेशनशिप एडवाइजर टू पीपल। आप युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगी महाकुंभ में? मैंने बहुत दिल से मैं ये बात सबसे कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग कुंभ में आ रहे हैं, जितने भी लोग आ पा रहे हैं, देखिए 40 करोड़ ही आ पा रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया मिस कर रही है। और जो जो मिस कर रहा है ना, वो हमारे धर्म की शक्ति नहीं देख पा रहा, वो गंगा यमुना सरस्वती को एक साथ मिलते हुए नहीं देख पा रहा। तो जितने लोग आ रहे हैं वेल एंड गुड, जो लोग
आ रहे हैं वो अपने आसपास के लोग, अपने दोस्त या ऐसे लोग जो यहाँ नहीं आ पा रहे, उनका नाम लेकर डुबकी लगाएं। मैं सच में चाहती हूँ कि पूरी दुनिया के हर इंसान के पाप धुल जाएं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, किसी को नर्क देखना ही ना पड़े, और सबके बदले की डुबकियाँ सब लोग लगा के पूरी दुनिया को एक साथ स्नान कराएं। तब होगा ये महाकुंभ, भव्य और दिव्य महाकुंभ। तो आपकी फैमिली भी आई थी महाकुंभ में? नहीं, मेरी फैमिली अभी नहीं आ पाई है, तो लेट्स सी, वी आर होपिंग कि सब लोग आए। अभी तो फरवरी है, हो सकता है इस बार मैं परिवार के साथ आऊँ। तो आपने महाकुंभ में एक्सप्लोर किया, तो कोई ऐसी जगह बताई जहाँ आपने जो सुना है कि मैं फैमिली के साथ आई थी, मैं अपने पड़ोसी या ऐसे लोग, या मैं अपने ग्रैंडफादर को लाई थी परसों। ही इज़ 90 years old। तो मैंने आपको बोला ना, असली कुंभ ये नहीं है कि हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं, कुंभ का मतलब ही है कि हम उनके लिए करें जो नहीं कर पा रहे। अब 90 years old है, वो कैसे करते, उनको मैं अकेले लेकर आई, उनको मैंने स्नान कराया, कुंभ दिखाया, समझाया कैसे चल रहा है, यूपी गवर्नमेंट कैसे एक रिकॉर्ड सेट कर रही है, 40-45 करोड़ आदमी का मैनेजमेंट दिखाया। तो आई थिंक यही कुंभ का मतलब है, सेवा। तो आपकी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत पीसफुल फील हुआ हो महाकुंभ में, कोई एक ऐसी जगह? मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो मुझे पूरे कुंभ में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, एंड एक बहुत खूबसूरत जगह है जो आई थिंक कि लोगों को अभी नहीं भी पता है शायद कुंभ की, वो है अरेल घाट, जो है जहाँ पर सारे टेंट सिटी बने हुए हैं। वहाँ के जो घाट है ना, वो बिल्कुल खाली रहते हैं। तो मतलब एक बार अगर आप वहाँ घाट किनारे बैठेंगे ना, और एक बार दिल से जैसे एक माला शिव जी की करेंगे आप, या एक भजन करेंगे खुद अकेले सितारों की छाँव के नीचे, और आपको आसपास से सब जगह राम कथा ये वो सुनाई दे रही है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल जगह लगी। और मतलब कुंभ में आने का मतलब ही है कि आप यहाँ आकर एक बार ध्यान करें, तप करें, आधे घंटे का ही सही, इट विल क्लेंज यू फ्रॉम इनसाइड। नहीं, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी थी, तो मेरा जानने का मन था कि आपको ऐसी कौन सी जगह लगी यहाँ की। मुझे शिव मंडप, शिव विमान मंडपम, मुझे लगा कि सच में वो कोई चमत्कारी जगह है। उस मंदिर में जाकर मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई, बहुत ऐसा लगा कि हाँ भोले बाबा हैं आसपास ही मेरे कहीं। और मैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा करती हूँ, महादेव महादेव करती हुई गई, महादेव महादेव करती हुई आ गई। तो आई थिंक वो वहाँ सबको जाना चाहिए, एक बार सभी को जाना चाहिए, और मैम कह रही तो ज़रूर जाना चाहिए। और आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं अच्छी लगी प्रयागराज में? वैसे तो आपने बोला मैं कुछ बोलूँगी नहीं, थोड़ी बहुत। नहीं, मुझे कुछ नेगेटिव लगता ही नहीं है। ट्रैफिक का अब अच्छा क्या नहीं लगा यार, लोग आएंगे ही, क्या रोड उतनी ही है, सरकार ने बहुत काम किया है, पर रोड कैसे नहीं बन जाए, तो ऐसा नहीं है। बस मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, ये जो इन्फ्लुएंसर्स या कोई भी लोग यूट्यूबर्स, लोगों को वो बाबा जी हैं, वो चिमटे से मारना पड़ा उन्हें, एक यूट्यूबर को। यार ये कुंभ ना वैसे भी टूरिस्ट का नहीं था, कभी भी नहीं था, ये सिर्फ साधुओं का कुंभ है। हम तो आ गए, उनने हमें इसमें आने दिया, वी शुड बी थैंकफुल। सी डिजिटल मीडिया ऑल्सो, हम कैमरे लाइट्स ये सब ले आए, ये बहुत बड़ी बात है ना। ये उन्होंने हमें परमिशन दी कि हम उनकी स्पेस को इन्वेड करें। वो राजा है इस जगह के, ये उनका कुंभ है। वो नागा साधु जो हैं वो सालों तक वेट करते हैं कि कब ये ग्रह आएंगे, तब वो यहाँ पर नहाएंगे, यहाँ पूजा करेंगे। अब उनकी पूजा को खराब करने का मुझे नहीं लगता हम सबको अधिकार है। मी एज एन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, मैं अपनी मर्यादा रख रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जहाँ पर पूजा चल रही है, या आपने मुझे नहीं देखा होगा कि मैं किसी भी साधु या उनको परेशान कर रही हूँ। जितने संतों का आशीर्वाद मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो जो रज है ना यहाँ की, हम रज बोलते हैं वृंदावन में, जो यहाँ की रेत है ना, आप उसको छू के उसका पूजन करो, अपने माथे पे लगाओ। भाई यहाँ लाखों साधु उस पे चल रहे हैं, इस भूमि पे। ये हमारे सबके अंदर ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि हमें किसी ने आने की परमिशन दी है। ये हमारा कुंभ तो कभी भी नहीं था, कभी होगा भी नहीं। एक आपकी पर्सनल लाइफ का क्वेश्चन है कि आप मिस एशिया बनी, फिर एक बड़ी इन्फ्लुएंसर बनी, तो ये जर्नी में कोई ऐसी चीज़ आई जिससे आपको बहुत टफ चीज़ें फेस करनी पड़ी हो? शिल्पी, मेरा तो हर दिन टफ है, हर रोज़ टफ है। मिस एशिया बनने भी मैं गई थी, तो मैं इतनी कूल नहीं हूँ शिल्पी। मतलब मॉडलिंग और ये सब आप कोर नहीं बदल सकते अपना। वहाँ पे सब मॉडल, सिगरेट्स, ड्रिंक्स, स्मोकिंग, रात को अच्छा कंपटीशन ख़त्म है तो 1 बजे डिस्को, सुबह 4 बजे आ रहे हैं, और मैं प्याज भी नहीं खाती। तो मैं तो वहाँ गई थी लेबनान, तो मैं तो पहले दिन ही रोने लग गई थी कि मैं यहाँ नॉनवेज है, प्याज है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ।
कर लिया कंपटीशन, पर कैसे? मैं पूरे 18 दिन भूखी रही। मैंने सिर्फ, मेरी बड़ी मामी ने एक लड्डू का डिब्बा दिया था आटे का, हमारे यहाँ बहुत बनते हैं, एक लड्डू एक दिन में खाती थी। और उस टाइम मैं कमाती नहीं थी, नहीं मैं तब मेरे कमाती भी नहीं थी, तो मैंने अपने पेरेंट्स से भी पैसे नहीं लिए थे, बहुत खुददार हूँ, तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं वहाँ से वापस आ सकूँ अपना टिकट करके। तो जो टिकट था उसके लिए 18 दिन मुझे भूखे ही रहना था, और गलती से मैं जीत गई। तो आपने फॉर्म फिल किया था, इंटरेस्ट कैसा है कि मिस एशिया इतनी दूर तक आपने सोच लिया, फॉर्म फिल किया? मैंने कुछ नहीं सोचा, ये सब भगवान ने किया। मुझे तो एक लड़के ने रिजेक्ट कर दिया था जो मेरा बॉयफ्रेंड था। उसने मुझसे बोला कि तुम इतनी सुंदर नहीं हो, और मुझे छोड़ दिया। उस दर्द में मैंने सुंदर हो गई। फिर किसी ने मुझे बोला कि आप वहाँ चले जाओ, तो क्योंकि ट्रॉमा से निकलने के लिए आपको एक नया ट्रॉमा चाहिए होता है, तो मैं नया ट्रॉमा ढूंढने के लिए इस कंपटीशन में गई थी। जीत गई। फिर जब घर वालों को तो पता चला होगा ना कि आप जब जीत गई, तब वहाँ पे तो सब खुश हुए होंगे। फिर एक इन्फ्लुएंसर बनने का बहुत टफ फेज रहा, फिर आपकी इतनी फैक्ट्री चल रही है, इतने ब्रांड्स में काम करी, ये सब जर्नी कैसे रही, थोड़ा बहुत तो बताइए। बहुत टफ है शिल्पी। फैक्ट्री लगाना दिख रहा है अभी कि चलो सब कुछ है इनके पास, इतनी सारी गाड़ियां हैं ये, पर मतलब क्या होता है, कुछ जो लोग बन जाते हैं उनके अंदर बहुत सारा दर्द भरा हुआ होता है। मतलब इतनी मेहनत की है मैंने। मेरे घर में बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलना है, और मतलब आई एम दी ओनली डॉटर फॉर माई फादर। बहुत प्यार करते हैं, बहुत इतना प्यार करते हैं कि सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ही रिस्ट्रिक्शन थी, कुछ करना ही नहीं है, बस पढ़ाई करनी है, शादी करनी है, नो फ्रेंड्स नथिंग। तो मैं अपने घर से मम्मी को बोलती थी कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ स्लीप ओवर करने जा रही हूँ एक दिन, और क्या करती थी, और शाम तक आ जाऊँगी मम्मा 9 बजे तक। सुबह 5 साढ़े 5 बजे की एक ट्रेन चलती थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सचखंड, सुबह 5:30 ग्वालियर से, उससे दिल्ली पहुँचती थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 10:30। जेब में होते थे 15-20 हज़ार रुपये जो राखी पे मिले थे, पहली ट्रिप बता रही हूँ। उससे सदर बाज़ार से सामान खरीदती थी, गिफ्ट आइटम, वापस आती थी 6:40 की जीटी से। अगर ट्रेन मिस हो जाएगी तो घर वाले बाहर निकाल देंगे, क्योंकि पता ही नहीं है किसी को दिल्ली गई, अकेली चली गई जाती थी। 10 बजे तक ग्वालियर वापस, फिर घर पे चुपचाप जाके वो सामान स्टोर रूम में छुपाती थी, फिर मोबाइल से फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पे वो सामान डाल के बेचती थी। और सिर्फ इसलिए इंस्टाग्राम चलाती थी, पता नहीं इंस्टाग्राम पे कैसे इन्फ्लुएंसर बन गई, इसलिए चलाती थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा को फेसबुक चलाना आता था और इंस्टाग्राम नहीं। तो अगर इंस्टाग्राम में देख नहीं पाएंगे, हाँ अगर देख लेते तो वो मुझे तब भी वॉशिंग मशीन में डाल देते इसके पाप धो दो। छुप छुप के मैंने सब चीज़ की, पर जब आपका मकसद सही होता है तब भगवान राह बनाता है। जब आप सक्सेस हो गई तो अब तो पापा मम्मी को हर चीज़ अच्छी लगती है, बेटी को इतना नाम, इतना फेम। अब तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं उनसे नाराज़ भी नहीं हूँ यार। अगर वो ख़राब नहीं होते उस समय तो मैं इतना अपने आप को चैलेंज भी नहीं करती। तो मेरे पास सब कुछ था तो क्यों अपना सुख त्यागती। जब सुख नहीं मिला तभी तो मैं बाहर निकली घर के। तो आई गिव देम ऑल द क्रेडिट। माई पेरेंट्स वो बहुत ज़्यादा मेरी बैंड बजाते थे, इसलिए मैं इतना कर पाई और इतनी अच्छी जगह पे आ गई है। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन यही है कि आप मेरे बारे में और मेरे चैनल के बारे में क्या कहेंगी, और महाकुंभ के लिए बस 2 मिनट में, क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। जी, महाकुंभ के लिए मैं ये कहूँगी कि महाकुंभ इज़ एक्चुअली सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड, कि कैसे अलग अलग देशों के लोग, कैसे अलग अलग सभ्यताओं के लोग, कैसे वो लोग जिन्हें हिंदू संस्कृति सनातन धर्म के बारे में पता भी नहीं है, बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स, अच्छा पॉलिटिकल सारी पार्टियों के नेता, सारे इन्फ्लुएंसर, सारे एक्टर, सारे सिंगर, सारे क्रिकेटर्स, अगर सबको एक जगह बुलाना है तो आप सिर्फ एक ही तरीके से बुला सकते हैं, वो है भक्ति की शक्ति जो दिख रही है महाकुंभ में, है ना। एंड शिल्पी का सवाल था शिल्पी के पॉडकास्ट के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जब मैं आई मीडिया सेंटर में, तो शिल्पी और पूरा क्रू, चाहे वो कैमरामैन्स हो जो कैलकाटा से आए हैं या फिर सर, हर व्यक्ति से जिससे मैं मिली मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि शिल्पी आप इतनी वार्म हो, और जब आप खुद बहुत अच्छे होते हो ना शिल्पी, तो आपको जीवन में हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं, जैसे आप आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड मैं आपको आपके पॉडकास्ट पे वादा करती हूँ कि हमेशा यू विल बी माय फैमिली। मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, आप कहीं भी हो, आप मुझे कभी भी बुलाओगे आपके पॉडकास्ट के लिए, आपके चैनल के लिए, तो मैं बिल्कुल दौड़ के चली आऊँगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे गॉड गिव यू एवरीथिंग दैट यू विश फॉर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।